नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें एक ऐसे नायक की कहानी दर्ज है जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की। जी नमस्कार। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो वीरता और अटूट संकल्प का पर्याय है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जो जानकारियां हैं, वो उनकी जिंदगी, उनके कभी न झुकने वाले इरादे और उनकी विरासत की एक तस्वीर सी पेश करती हैं। सही कहा। यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, ये तो अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए लड़ी गई एक असाधारण लड़ाई की दास्तान है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आईने में झांकते हैं, महाराणा प्रताप के जीवन और उनके दौर को थोड़ा करीब से देखते हैं। उनका जन्म प्रताप सिंह के नाम से 9 मई 1540 को मेवाड़ के जाने माने सिसोदिया राजवंश में हुआ था। जी, पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई। हाँ, अच्छा, उनके जन्म स्थान को लेकर थोड़ी अलग-अलग बातें मिलती हैं स्रोतों में, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। कई स्रोत कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि मतलब तार्किक भी लगता है, लेकिन कुछ दूसरे पाली का जिक्र करते हैं, जो उनकी माँ का पीहर था। हाँ, इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि शायद उस वक्त कुंभलगढ़ उतना सुरक्षित नहीं था। महाराणा उदय सिंह युद्धों में व्यस्त थे, तो हो सकता है गर्भवती रानी को ज्यादा सुरक्षित जगह यानी पाली भेज दिया गया हो। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी शायद उस दौर की अनिश्चितताओं की तरफ इशारा करती हैं, है ना? बिल्कुल, उस समय का माहौल ही ऐसा था। और उनका बचपन, वो भी सुनने में आता है काफी अलग था। कहा जाता है कि उन्होंने भील समुदाय के बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया। जी हाँ, वो उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे और वहीं खेल खेल में उन्होंने युद्ध के जो शुरुआती गुर हैं वो सीखे। वाह! और शायद यही जमीनी जुड़ाव, ये जो लोगों से उनका रिश्ता था, बाद में उनके संघर्ष में बहुत काम आया। फिर 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय का निधन हो गया और तब उत्तराधिकार का एक पेचीदा सवाल खड़ा हुआ। हाँ, उनकी एक रानी थी धीर बाई भटियानी। वो चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल गद्दी पर बैठे। बिल्कुल, लेकिन मेवाड़ के जो बड़े सरदार थे, जो मुख्य लोग थे, उन्होंने प्रताप सिंह को चुना। वो न सिर्फ सबसे बड़े बेटे थे, बल्कि उस मुश्किल दौर में मेवाड़ का नेतृत्व करने के लिए उन्हें ज्यादा काबिल समझा गया। तो ये फैसला सिर्फ उम्र का नहीं था, योग्यता का था। तो प्रताप का राज्याभिषेक पहले गोगुंदा में हुआ और फिर बाद में शायद कुंभलगढ़ में पूरे विधि विधान से। जी हाँ, लेकिन जगमाल वो जाहिर तौर पर नाराज हुए और सीधे मुगल खेमे में चले गए, अकबर के पास। ओह, ये पारिवारिक फूट तो आगे चलकर मेवाड़ के लिए और मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। हाँ, और यहीं से महाराणा प्रताप के जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर के बढ़ते साम्राज्य के सामने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने का उनका वो अटूट संकल्प। ये वो समय था जब अकबर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना रहा था। राजपुताना के ज्यादातर बड़े शासक अलग अलग कारणों से ही सही मुगल अधीनता स्वीकार कर चुके थे। हाँ, लेकिन प्रताप ने रास्ता अलग चुना। उन्होंने तय कर लिया था कि मेवाड़ किसी की अधीनता मतलब गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। ये फैसला लेना कितना बड़ा रहा होगा उस वक्त, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अकबर जो एक चतुर शासक था, उसने सीधे टकराव से पहले कूटनीति को रास्ता अपनाया। उसने एक के बाद एक 4 दूत मंडल भेजे प्रताप को समझाने। 4? कौन कौन थे वो? सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर आमेर के कुंवर मान सिंह, उसके बाद मान सिंह के पिता राजा भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ओह, यानी बड़े बड़े नाम भेजे गए। जी हाँ, इन सभी का मिशन एक ही था, प्रताप को मुगल आधिपत्य यानी मुगलों की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करने के लिए मनाना। लेकिन नतीजा हर बार वही रहा, प्रताप का इंकार। शर्तें चाहे जो भी रखी गई हों, बादशाह के सामने पेश होना, नजराना देना, रिश्ते बनाना, प्रताप किसी ऐसी बात के लिए तैयार नहीं हुए जिससे मेवाड़ की स्वायत्तता पर, उसकी आज़ादी पर कोई आंच आए। हाँ, मैंने एक स्रोत में रामप्रसाद नाम के खास हाथी का भी जिक्र पढ़ा था। कहते अकबर में वो हाथी मांगा था और प्रताप ने देने से साफ मना कर दिया। हाँ, ये किस्सा भी आता है। शायद ये छोटी सी घटना भी उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। उनके लिए सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये इज्जत की, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी, राजपूत संस्कृति की रक्षा का सवाल था। तो जब बातचीत से, कूटनीति से बात नहीं बनी, तब अकबर ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया और इसी का नतीजा था भारतीय इतिहास का एक बहुत ही चर्चित युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तारीख थी 18 जून 1576। हल्दी घाटी, नाम सुनते ही वो तस्वीर सामने आ जाती है। जगह थी गोगुंदा के पास एक तंग पहाड़ी दर्रा। कहते हैं वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी,
इसलिए नाम पड़ा हल्दी घाटी। धनुर्धारियों की एक टुकड़ी जिनका नेतृत्व राणा पूंजा कर रहे थे। और प्रताप के साथ उनके खास साथी भी थे, जैसे हकीम खां सूरी, शायद अकेले मुस्लिम सेनापति। जी, वो तोपखाने के प्रमुख थे। और ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तोमर भी अपने बेटों के साथ थे। दूसरी तरफ थी विशाल मुगल सेना, संख्या 5000 से 10,000 तक बताई जाती है। और उसका सेनापति कौन था? आमेर के राजा मानसिंह, खुद एक राजपूत। ये भी इतिहास की एक विडंबना ही है। हाँ, युद्ध बहुत भयानक हुआ। सिर्फ कुछ घंटों, शायद 3 से 4 घंटे में ही जबरदस्त खून खराबा हुआ। प्रताप खुद सीधे मानसिंह से भिड़े। हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है। हाथी पर सवार मानसिंह हौदे में छिप गया, लेकिन प्रताप के घोड़े चेतक ने मानसिंह के हाथी पर अपने पैर टिका दिए और प्रताप ने भाले से वार किया। जी, महावत मारा गया, पर मानसिंह बच निकला। इसी दौरान प्रताप खुद भी घायल हो गए थे और दुश्मन सैनिकों से घिरते नजर आए। तभी झाला मान, कुछ स्रोत उन्हें झाला बिंदा भी कहते हैं, उन्होंने एक असाधारण काम किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने झपटकर प्रताप का राजकीय छत्र और मुकुट अपने सिर पर रख लिया। मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े। इस तरह झाला मान ने अपने प्राण देकर प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकलने का मौका दिया। बाप रे, क्या स्वामी भक्ति रही होगी। अद्भुत। और चेतक का जिक्र किए बिना तो हल्दी घाटी की कहानी अधूरी है। हाँ बिल्कुल। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो वफादार घोड़ा प्रताप को युद्ध भूमि से दूर एक बरसाती नाला पार कराकर सुरक्षित स्थान पर ले गया और फिर उसने दम तोड़ दिया। आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है, सुनाए? जी हाँ, कुछ वृत्तांतों में यह भी आता है कि प्रताप का भाई शक्ति सिंह, जो पहले मुगल खेमे में था, उसने भी इस मुश्किल घड़ी में प्रताप की मदद की। हालांकि इस पर इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है। अच्छा, तो फिर इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? मतलब कौन जीता? सामरिक रूप से देखें तो मुगल सेना मैदान में टिकी रही। उन्होंने गोगुंदा पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन उनका असली मकसद प्रताप को पकड़ना या मारना वो तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो प्रताप या उनके परिवार के किसी भी खास सदस्य को बंदी नहीं बना सके। तो क्या इसे अकबर की जीत कहेंगे? यहीं पर इतिहासकारों की राय थोड़ी बंट जाती है और यही हल्दी घाटी की सबसे दिलचस्प बात है। कुछ इसे प्रताप की नैतिक जीत मानते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सेना का सामना किया और हार नहीं मानी। कुछ इसे अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। और मुगल? पारंपरिक और कई उस समय के फारसी स्रोत इसे मुगलों की सामरिक जीत बताते हैं क्योंकि उन्होंने मैदान पर कब्जा किया, कुछ इलाके जीते। लेकिन क्योंकि अकबर अपने मुख्य लक्ष्य में पूरी तरह विफल रहा, इसलिए रणनीतिक दृष्टि से ये उसके लिए एक तरह की हार ही थी। हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक चर्चाओं में इसे प्रताप की स्पष्ट जीत बताने की कोशिशें भी हुई हैं। हाँ, हुई है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि नतीजा थोड़ा जटिल था। किसी एक पक्ष की पूरी साफ विजय नहीं। ये दिखाता है कि इतिहास की व्याख्या कितनी परतदार हो सकती है। सही बात है। खैर, हल्दी घाटी के बाद प्रताप रुके नहीं, उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अब सामने की लड़ाई की जगह उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने अरावली की घनी पहाड़ियों को अपना नया ठिकाना बनाया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर, छेड़ दिया। अच्छा, गुरिल्ला युद्ध। हाँ, अचानक हमला करना और फिर तेजी से पहाड़ियों में गायब हो जाना। इस रणनीति ने मुगल सेना को बहुत परेशान किया क्योंकि वो इस पहाड़ी इलाके से अनजान थे। और इसमें उनके पुराने साथी वो भील समुदाय, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। बिल्कुल, भील लोग इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने न केवल प्रताप और उनके सैनिकों को छिपने की जगह दी, बल्कि रसद पहुंचाने और मुगलों की गतिविधियों की खबर देने में भी अहम भूमिका निभाई। यह जनसमर्थन प्रताप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। लेकिन क्या मुगलों ने दबाव बनाना छोड़ दिया था मेवाड़ पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह जीतने के लिए कई अभियान भेजे। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने एक के बाद एक कई हमले किए। ओहो! उसने 1577 से 1579 के बीच कुंभलगढ़ सहित मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण किले और इलाके जीत लिए। एक समय ऐसा भी आया जब प्रताप को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, उन्हें लगभग खानाबदोशों की तरह रहना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। और फिर आया एक और अहम मोड़, दिवेर का युद्ध 1582 में। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये नाम ही बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। हाँ, दिवेर का युद्ध प्रताप के संघर्ष में एक निर्णायक विजय साबित हुआ।
यहाँ प्रताप ने दिवेर में जो मुगल चौकी थी उस पर जबरदस्त हमला किया। हाँ, एक मशहूर किस्सा है कि प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। बाप रे। और खुद प्रताप ने भी बहलोल खान नाम के एक और मुगल सरदार को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। ऐसा कुछ सुनने में आता है जी, ये वृत्तांत मिलते हैं। ये युद्ध की भयंकरता और प्रताप के सैनिकों के शौर्य को दिखाता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ दिवेर का? दिवेर की जीत बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि इस एक जीत के बाद मेवाड़ में बनी हुई लगभग 36 मुगल चौकियां या तो खत्म हो गईं या उन पर प्रताप का कब्जा हो गया। इसने मेवाड़ में पासा पलट दिया। अच्छा। प्रताप की शक्ति और प्रभाव फिर से बढ़ गया और मुगलों का मनोबल टूट गया। इसके अलावा कुछ स्रोत चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान प्रताप के प्रतिरोध और रक्ताल जैसे युद्धों का भी जिक्र करते हैं, जहां कम संख्या के बावजूद उन्होंने मुगल सेना को हराया। तो दिवेर के बाद क्या मुगल हमले बंद हो गए? पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, 1585 के बाद हालात बदलने लगे। मुगल साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में, खासकर बंगाल, बिहार और उत्तर पश्चिमी सीमा पर विद्रोह और समस्याएं खड़ी हो गई। ओह, तो अकबर का ध्यान उधर बट गया। हाँ, उसका ध्यान और संसाधन उधर बट गए। उसे अपनी राजधानी भी लाहौर ले जानी पड़ी। इस वजह से मेवाड़ पर मुगल दबाव काफी कम हो गया। और प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाया होगा। यकीनन 1584 में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक आखिरी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो अभियान भी असफल रहा। इसके बाद लगभग 12 साल तक मेवाड़ पर कोई बड़ा मुगल आक्रमण नहीं हुआ। 12 साल, ये तो लंबा समय है। जी, इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल करते हुए प्रताप ने एक-एक करके अपने खोए हुए इलाके वापस जीतना शुरू कर दिया। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा पश्चिमी मेवाड़, जिसमें उदयपुर, गोगुंदा और कुंभलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल थे, फिर से उनके नियंत्रण में आ गया। और इसी दौर में उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, चावंड। ये उनके जीवन का शायद सबसे स्थिर, थोड़ा शांतिपूर्ण दौर रहा होगा। हाँ, तुलनात्मक रूप से देखें तो ये शांति का दौर था। लेकिन प्रताप चुप नहीं बैठे। उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर प्रशासन को मजबूत किया। युद्धों से जो खेती और अर्थव्यवस्था उजड़ गई थी, उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। जो लोग डरकर मेवाड़ छोड़ गए थे, उन्हें वापस बसाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, एक कुशल प्रशासक भी थे। और कला, क्या इतने संघर्षों के बीच कला के लिए भी जगह थी? ये बात हैरान करती है। हाँ, ये बात वाकई प्रभावित करती है। इसी चावंड में चित्रकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे चावंड स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। अच्छा। नसीरुद्दीन नाम के एक प्रमुख चित्रकार उनके दरबार में थे, जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया। ये दर्शाता है कि भीषण संघर्षों के बीच भी प्रताप ने संस्कृति और कला को संरक्षण दिया। उनका जीवन सिर्फ तलवार और भाले तक सीमित नहीं था। सही बात है। और हाँ, वो जो 2 तलवारों वाली बात है, कुछ स्रोत कहते हैं कि वे 25-25 किलो की 2 तलवारें रखते थे। अगर ये सच है तो ये उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता को तो दिखाता ही है। हाँ, ये किस्से भी जुड़े हैं उनके साथ। तो महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कैसा उभर कर आता है इन सब बातों से? एक योद्धा, एक प्रशासक और वे साहस, अटूट स्वाभिमान, अपनी मिट्टी से गहरा लगाव और स्वतंत्रता के प्रति जुनून का प्रतीक बनकर उभरते हैं। उन्हें एक न्यायप्रिय और उदार शासक भी बताया गया है। वे एक धर्मपरायण हिंदू थे और उन्हें अक्सर राजपूत गौरव और हिंदू स्वाभिमान के रक्षक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि उनकी सेना में हकीम खान सूरी जैसे मुस्लिम सरदार भी थे और भील समुदाय का उन्हें अटूट समर्थन प्राप्त था। हाँ, ये जरूरी बात है। उनका संघर्ष सिर्फ धर्म या जाति तक सीमित नहीं था, बल्कि अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए था। इतना संघर्षपूर्ण और गौरवशाली जीवन जीने के बाद उनका अंत कैसे हुआ? उनका निधन 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ। और विडंबना देखिए, इतने युद्धों में सुरक्षित रहने वाले महाराणा की मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं हुई। तो फिर? एक शिकार दुर्घटना में लगी चोटों की वजह से। उस समय उनकी आयु लगभग 56 वर्ष थी। ओह, और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को क्या संदेश दिया? कहा जाता है कि अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम से वचन लिया। वचन? कैसा वचन? कि वे कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और मेवाड़ की आन, खासकर चित्तौड़ को वापस जीतने का संघर्ष जारी रखेंगे। ये वचन अमर सिंह के कंधों पर एक बहुत भारी बोझ था। और विडंबना ये है कि बाद में 1614 में इन्हीं अमर सिंह को बदलती हुई परिस्थितियों और लगातार युद्धों से हुई तबाही को देखते हुए
अकबर के बेटे सम्राट जहांगीर के साथ एक संधि करनी पड़ी। जी हाँ, हालांकि ये संधि काफी सम्मानजनक शर्तों पर हुई थी, जिसमें मेवाड़ के महाराणा को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट दी गई थी। फिर भी ये प्रताप की अंतिम इच्छा के तो विपरीत ही था। यहाँ एक और किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं जब अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी उदास हो गया था। हाँ, ये बात राजस्थानी ख्यातों और दुरसाना जैसे कवियों की रचनाओं में मिलती है, फारसी तवारीखों में शायद नहीं। कहते हैं अकबर के दरबार में ही कवि दुरसा अढ़ा ने प्रताप की प्रशंसा में कुछ छंद पढ़े थे अकबर के सामने। हाँ, और उन्हें सुनकर अकबर की आंखें नम हो गईं और वो मौन रहा। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि प्रताप ने अपने सबसे बड़े शत्रु के मन में भी अपनी दृढ़ता और चरित्र के लिए कैसा सम्मान अर्जित किया था। इसमें कोई शक नहीं कि महाराणा प्रताप की विरासत आज भी जिंदा है। वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में वीरता, बलिदान, देशभक्ति और अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना का प्रतीक बन गए हैं। बिल्कुल, और उनकी वो छापामार युद्ध नीति उसने न केवल मुगलों को सालों तक उलझाए रखा, बल्कि बाद के दौर में दक्कन के मलिक अंबर और महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासकों को भी प्रेरणा दी। उनकी रणनीति का अध्ययन आज भी किया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें राजस्थान का लियोनिडास कहा था, स्पार्टा के उस वीर योद्धा की तरह जिसने थर्मोपली में एक विशाल सेना का सामना किया था। उनकी कहानियां लोकगीतों, नाटकों, साहित्य में आज भी गूंजती हैं। जी, और उदयपुर में मोती मगरी पर घोड़े पर सवार उनकी वो भव्य प्रतिमा, वो हमें उनकी वीरता की याद दिलाती रहती है। तो ये थी महाराणा प्रताप की कहानी, एक ऐसे शासक की जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि संसाधन कम होने पर भी अगर इरादा पक्का हो और अपने मूल्यों पर टिके रहने का साहस हो तो इतिहास रचा जा सकता है। और अंत में ये सवाल भी सोचने पर मजबूर करता है, क्या होता अगर प्रताप ने अकबर से संधि कर ली होती? क्या मेवाड़ का इतिहास या शायद भारत का इतिहास कुछ अलग होता? सोचने वाली बात है। और उनके पुत्र अमर सिंह पर अपने पिता की इस विशाल विरासत को निभाने का कितना दबाव रहा होगा, जिन्हें अंततः शांति के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिससे उनके पिता जीवन भर बचते रहे। ये सवाल हमें उस दौर की जटिलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों की गहराई में ले जाते हैं। वाकई, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।